नमस्कार। ग्राम संगठन के बारे में हमने बहुत सारे 2-3 वीडियो में आपने देख चुके होंगे। ग्राम संगठन कैसे बनता है और उसका संरचना क्या है, गठन में जो जान देने वाले बात, और बाद में हमने वीडियो और भी बनाया है कि ग्राम संगठन की बैठक की तरीका, नियम और वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में आपने जान लिया है। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम संगठन की कार्यकर्ताओं के बारे में, यानी कि जो कार्यकर्ता ग्राम संगठन में काम करते हैं उन लोगों का नियुक्ति कैसा होना चाहिए, उन लोगों का योग्यता क्या होना चाहिए और उनका समीक्षा कैसा होना चाहिए, उनका कामकाज क्या क्या हो सकता है और उनका मानदेय के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। हाँ, हम कार्यकर्ता जो है सामुदायिक संस्थाओं में बहुत सारे कार्यकर्ता शुरुआत तौर पर शायद मतलब एसएचजी लेवल पे अगर देखा जाए तो आपको एक बुक कीपर रहता है। सिर्फ एक बुक कीपर एसएचजी को पुस्तक लिखने में, पुस्तक संचालन में सहायता करते हैं। जैसे ग्राम संगठन की अगर हम सोचें तो ग्राम संगठन थोड़ा बड़ा संस्था है। एक गांव या 3-4 गांव के बीच में या छोटे छोटे गांवों के बीच में, मैं ये बता रहा हूँ, तो बीच में एक ग्राम संगठन यानी कि 10 से 24 या 25 समूह की मिला के जो बनाने वाले संगठन है ग्राम संगठन। इसीलिए इसमें से 200 से लेके 250 तक सदस्य जुड़ के रहते हैं। इसीलिए बड़ी मात्रा में काम करना पड़ता है। इसीलिए कुछ कार्यकर्ताओं का ज़रूरत भी पड़ता है, क्योंकि ग्राम संगठन से बहुत सारे सर्विसेज दिया जाता है स्वयं सहायता समूहों को, और स्वयं सहायता समूह के दौरान बहुत सारे परिवारों तक ये ग्राम संगठन की सेवाएं पहुंचना जरूरी है। इसीलिए ग्राम संगठन के पास कुछ कार्यकर्ता की सर्विसेज लेना पड़ता है, उनका सेवा लेना पड़ता है। लेना है तो वो कैसा लेना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला एक इम्पॉर्टेंट जो ग्राम संगठन में जरूर रखने वाले कैडर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। जो ऑप्शनल कैडर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जरूर एक कार्यकर्ता जो वीवो सहायिका, नहीं तो सक्रिय महिला, या नहीं तो समूह सखी, नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन एक फुल टाइम यानी कार्यकर्ताओं में भी 2-3 तरह का है। जैसा 1-2 दिन का काम है तो जाके वो काम निपटा के आते हैं, वो अलग तरीका के कार्यकर्ता है वो। और जो ये ग्राम संगठन गांव स्तर पर बने हुए एक संस्था यानी कि इंस्टीट्यूशन, इसके लिए एक ऑफिस भी रखता है और एक नेम बोर्ड भी रहता है। ऑफिस में छोटा सा अलमारा रहता है, उसमें पुस्तक रहता है, धरी रहता है और थोड़ा सामान भी रहता है। इसका मतलब एक ऑफिस फंक्शन करना चाहिए एक ग्राम संगठन के लिए एक गांव में। तो फिर एक ऑफिस रखें तो बहुत सारे राज्यों में ग्राम संगठन का पंजीकरण भी हो रहा है, एक्ट के हिसाब से इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ग्राम संगठन का ऑफिस खोलना जरूरी है। अगर ज़रूरी है तो ऑफिस चलाना भी जरूरी है। ये ऑफिस मेंटेनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और ये संस्था की रेगुलर काम के लिए कोई ना कोई व्यक्ति का ज़रूरत पड़ता है। वो व्यक्ति को हम के बारे में हम जानेंगे। वो व्यक्ति को हम वीओ सहायिका बोल सकते हैं। बहुत सारे राज्यों में विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट बोल रहे हैं, कुछ जगह समूह सखी भी बोल रहे हैं, कुछ जगह वीबी के भी बोल रहे हैं। मेरा सुझाव है, हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सभी से मेरा निवेदन ये है कि आप ग्राम संगठन की पुस्तक संचालन के लिए एक कार्यकर्ता और ग्राम संगठन में जो बाकी काम करने के लिए एक कार्यकर्ता को रख के अभी तक आप काम करवा रहा है बहुत सारे राज्यों में। लेकिन सोचिएगा, जब तक परियोजना का फाइनेंशियल वित्तीय सहायता मिलता है तब तक ये दोनों कार्यकर्ता या 3-4 कार्यकर्ता का मैनेज करना संस्था के लिए कठिन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो सरकारी सहायता घटता है तो तब ये हमारा जो एनआरएलएम में ये बात कर रहा है कि सभी संस्था सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। ताकि इसका मतलब क्या है, खुद का खर्चा खुद उठाना चाहिए। तो तब देखा जाए तो हर एक ग्राम संगठन में 5-6 लाख से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 6 से लेके 8 लाख तक के पैसा उपलब्ध होने का ज़रूरत हो सकता है। तो मतलब मैक्सिमम
6-8 लाख रुपया जो अगर आता है तो उस पैसे से कितना आमदनी होता है और वो आमदनी से कितने कार्यकर्ता का जो मानदेय ये दे सकता है, ये सारे बहुत सारे विषय को, वित्तीय विषय को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता का चुनाव करना जरूरी है। ठीक है, वो आपका मर्जी है, आप कैसा करना है, नीति बनाते हैं वो नीति का हिसाब से आप आगे बढ़िएगा, लेकिन एक कार्यकर्ता फुल टाइम कार्यकर्ता जैसा काम करना जरूरी है। वो कार्यकर्ता VOA की तौर पर अगर हम देखा जाए तो ग्राम संगठन की सहायिका मान के हम आगे बढ़ेंगे। जो ग्राम संगठन की सहायिका दोनों तरह के काम करने के लिए सोच रहा है। वो कौन सा काम है? एक है पुस्तक संचालन और दूसरा है सोशल मोबिलाइजेशन या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। दोनों जो भी ग्राम संगठन की दौरान जो भी सोशल मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, सोशल इंक्लूजन और फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला काम होता है, ये सभी काम फैसिलिटेट करने के जो जिम्मेदारी ये ग्राम संगठन की सहायिका को दे सकता है। इसको एक तरीके से ग्राम संगठन की मैनेजर जैसा हम देख सकते हैं। तो ये कार्यकर्ता को रखने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो उसका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, क्योंकि 18 साल किसी पहले की जो कम उम्र की महिला को हम नहीं रखना चाहिए। ये 99% महिला को ये मौका दिए तो अच्छा रहता है। कोई चैलेंजिंग एरियाज अगर मतलब आदिवासी इलाका में अगर जहाँ पे पढ़े लिखे महिला बिल्कुल अगर नहीं मिले तो वहाँ पे आप पुरुष का, नहीं तो महिला स्वयं सहायता समूह की, परिवार की सदस्यों को मौका देने के लिए कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मान के चलेंगे यहाँ पे एक महिला को मौका मिलना जरूरी है। तो 18 से अधिक उम्र होना चाहिए। वो शादीशुदा होके रहेगा तो अच्छा रहता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर शादीशुदा हो गए तो उसी गांव में रहने का संभावना है। तो इसीलिए बीच में ग्राम संगठन की जो कामकाज में कोई बाधा नहीं आ सकता है, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए शादी हो के रहे तो अच्छा रहता है बोल रहे हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और वो गरीब परिवार का महिला होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा SHG और SHG फेडरेशन का मकसद ही गरीबी हटाना है। तो कोई ना कोई गरीब परिवार का महिला को अगर ये मौका मिले, थोड़ा बहुत उसको इसकी दौरान उनको पैसा भी मिल जाएगा, उससे उसका गरीबी दूर होने में भी थोड़ा सहायता होगा। इसीलिए पुअर और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, अति गरीब या गरीब परिवार की महिला को ये मौका देना चाहिए। और 10वीं कक्षा कम से कम, ये ग्राम संगठन है, ये SHG नहीं है। ग्राम संगठन में बहुत सारा फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय या गैर वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया चलता रहता है, इसीलिए ये सब चीज़ों को लिखना पड़ता है। और पुस्तक की संख्या भी और अलग अलग प्रोफार्मास की संख्या भी शायद बढ़ता रहता है। और फ्यूचर में, भविष्य में ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब यानी कि ऑनलाइन का काम करना भी शायद पड़ता होगा, टैबलेट के ऊपर काम करना पड़ता होगा, कंप्यूटर खरीद के उसमें भी काम करने की ज़रूरत पड़ता होगा। इसीलिए कम से कम 10वीं कक्षा तक पढ़ के होना ज़रूरी है। अगर ये PVTG एरिया या ट्राइबल एरिया में देखा जाए तो वहाँ पे 7वीं कक्षा अगर है तो ठीक है, अगर वहाँ पे भी 10वीं कक्षा मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा रिलैक्स करके क्राइटेरिया को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन जनरल एरिया में आसानी से मिल जाएगा आपको 10वीं कक्षा, मिनिमम बेंचमार्क आप रखिए ताकि थोड़ा क्वालिटी का कार्यकर्ता भी आपको मिल जाता है। और सहनशील होना चाहिए। इसके अलावा एक है 18 से ज़्यादा उम्र की होना चाहिए, दूसरा गरीब परिवार का होना चाहिए, ये नॉन नेगोशिएबल है गरीब परिवार का बात जो है, और 10वीं कक्षा ये योग्यता है। और जो और भी इसको हम इतना जल्दी अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम ग्राम संगठन की कार्यकर्ता की चुनाव चिन्हांकन ग्राम संगठन की लोग ही करते हैं, इसीलिए उनको पता शायद मिल सकता है कि अगर वो सहनशील है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे गरीब दीदी से यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो अलग अलग समस्याओं से लोग आते रहते हैं, उनको शांति स्नेहपूर्वक और तो उसको एक सुलभकर्ता जैसा काम करना पड़ता है, इसीलिए उसको सहनशीलता रहना चाहिए। पेशेंस ज़्यादा रहने वाले हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, ये एडेड एडवांटेज है उन लोगों के लिए। और ईमानदार भी होना चाहिए, क्योंकि इस संस्थाओं में
जो भी पैसा बहुत मेहनत करके लोग एक एक रुपया बचत कर रहा है, और ऐसी लोगों की भला के लिए सरकार की द्वारा परियोजना भी इलाकों में लाखों रुपए दे रहा है। मतलब ये पैसा अगर ईमानदार व्यक्ति अगर इस इंस्टीट्यूशन में काम करेगा तो लोगों को भरोसा बढ़ता है और इस संस्था के ऊपर विश्वास भी बढ़ता है। अगर इसीलिए ये सहनशीलता और ये ईमानदार होना जरूरी है ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कार्यकर्ता को। ठीक है, ये योग्यता जो मैं यहाँ पे बताया, ये योग्यता बहुत सारे कैडर्स को आप इसी योग्यता मिनिमम योग्यता बोल सकते हैं। एक है उम्र के बारे में, दूसरा है परिवार के बारे में, तीसरा है पढ़ाई के बारे में, चौथा योग्यता और सहनशीलता और ईमानदारी मेहनत करने की जो लक्षण सभी कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी है। ये मिनिमम क्वालिटीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम मान सकते हैं किसी भी कार्यकर्ता के लिए। और इसका नियुक्ति कैसा होता है, ये अगर कानून के हिसाब से जो भी बैला बनाते हैं उसका हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा आम सभा को दिया जाता है ये पावर। लेकिन आम सभा आप जानते हैं 6 माह में एक बार होता है, नहीं तो साल में एक बार होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है हर महीना करने का। इसीलिए जो प्रावधान को मंजूरी करते हैं, कितना कार्यकर्ता का सेल लेना वगैरह चीज़ों के बारे में आम सभा में चर्चा होते हैं, वहाँ पे अनुमोदन भी होता है। उसका हिसाब से व्यक्ति को चिन्हांकन करके उस पोजीशन में फिलअप करने का जो जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी इसको करते हैं और बाद में उसको अनुमोदन जनरल बॉडी यानी कि आम सभा में करना जरूरी है। फिर ये कार्यकर्ता का जिम्मेदारी यानी कि ये इस पूरा एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस में परियोजना कहीं पे भी परियोजना का लोग इसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहिए और ग्राम पंचायत का लोग दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, कोई राजनीतिक लोग इसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। ये पूरा ग्राम संगठन की ईसी के माध्यम से ईसी सदस्यों की दौरान जो गांव में ऐसी योग्य महिलाओं को चिन्हांकन करना, अगर एक से अधिक महिला इसमें काम करने के लिए उत्सुक है तो उन लोगों को ग्राम संगठनी परियोजना की अधिकारी भाई बहन का सहायता लेके, ठीक है, कोई परीक्षा ले सकते हैं, नहीं तो मौखिक में इंटरव्यू ले सकते हैं, नहीं तो और दूसरी तरीका से, नहीं तो उसका 10th क्लास का या 10th क्लास का नंबर जो मार्क्स की देख के भी कर सकते, नहीं तो कुछ अनुभव के माध्यम से भी। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए ये योग्यता के साथ साथ कोई ना कोई एसएचजी या 2-3 एसएचजी का 1 साल या 6 महीने तक बुक कीपिंग करके अगर कोई कार्यकर्ता है तो उनको अगर ट्रेनिंग मिल के रहते हैं, पुस्तक संचालन करना उनको ऑलरेडी आते हैं, इसीलिए ऐसे कार्यकर्ता को आप प्राथमिकता देना चाहिए। प्राथमिकता किसको देना चाहिए? इन योग्यता के साथ साथ कोई ना कोई एसएचजी में बुककीपर जैसा काम किए व्यक्ति को अगर आप मिले तो उसको प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे कोई आईसीआरपी के रूप में काम कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे कोई एक्टिव विमेन की रूप से काम कर रहा है, ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता में देना चाहिए ये नियुक्ति में। ठीक है, ये है। और जो जिम्मेदारी ऐसी प्राथमिकता देते हुए जो नियुक्ति करने का जो जिम्मेदारी है ग्राम संगठन का ईसी का, ठीक है, तो वो नियुक्ति करने के बाद उसका जिम्मेदारी क्या होता है? ये जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो वीओ का पुस्तक संचालन 10 हो, 8 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, न जाने भविष्य में ये 20 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, पता नहीं है। जितने भी पुस्तक एसआरएलएम की द्वारा वहाँ पे बताया गया वो सारे पुस्तक, सभी पुस्तक की संचालन ठीक ठाक से करने की जिम्मेदारी 100% पुस्तक ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट ग्राम संगठन की सहायिका के ऊपर रहता है। पुस्तक एकदम ठीक ठाक से मेंटेन करना, ठीक है। इसका कस्टोडियन है, पुस्तकों का कस्टोडियन है आपका अध्यक्ष है, मतलब उसका पूरा देखभाल वो करते हैं, लेकिन वो लिखना की जिम्मेदारी ये सहायिका का होता है। ये पहला
दूसरा, पुस्तक संचालन के बाद या 6 महीने में एक बार, नहीं तो साल में एक बार ऑडिट यानी कि मूल्यांकन या अंकेक्षण जो होता है वो करने में मदद करना, ऑडिटर को मदद करना, ऑडिट करने वाले को सहायता करना, करके ऑडिट करवाना भी इसका दूसरी जिम्मेदारी बनता है वो सहायिका का। एक है पुस्तक संचालन, दूसरा है मूल्यांकन या अंकेक्षण का जिम्मेदारी। तीसरा है गांव में सामाजिक समावेशन, यानी कि गांव में जो पिछड़े जाति का या नहीं तो विशेष तौर पर जो पिछड़े वर्ग का, नहीं तो एसटी, एससी और बुजुर्ग और ये दिव्यांग, ऐसी अलग अलग तरीके की जो अति गरीब वल्नरेबल दयनीय स्थिति में जिंदगी जी रहा है, ऐसी परिवारों का लोगों को चिन्हांकन करके उन परिवारों को अलग अलग तरीके की समूह में जोड़ना। उदाहरण के लिए जो दीदी जनरल समूह के लिए जोड़ने के लिए लायक है उनको जनरल समूह में जोड़ना, और दूसरा जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों को दिव्यांगों का समूह बनाना। तीसरा जो वरिष्ठ नागरिक है तो वरिष्ठ नागरिकों को समूह बनाना। अगर वो पीवीटीजी या नहीं तो ट्राइबल है तो उन लोगों को पीवीटीजी या ट्राइबल एसएचजी स्पेशली बनाना। अगर वो ऐसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन ज़रूरत के हिसाब से बनाना है तो वो अलग अलग समूह बनाना, और सभी ज़रूरतमंद, सभी वल्नरेबल दयनीय स्थिति में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्दी अलग अलग तरीके के समूह में मोबिलाइज करना, समूह तैयार करना, ये विवो सहायिका का जिम्मेदारी बनता है। और नया समूह जो गठन होता है उसका प्रशिक्षण हर बार गांव में जो सीआरपी टीम आके प्रशिक्षण देना उचित नहीं है। ये एक बार दो बार आते हैं चले जाते हैं, बाद में जितने भी समूह ये सहायिका का द्वारा बनते हैं वो सारे समूहों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण, यानी कि हर दिन 5 घंटा, कुल 3 दिवस में 15 घंटे का प्रशिक्षण स्वयं सहायता समूह की संचालन को लेके ये दीदी देना चाहिए। और बुक कीपर्स की प्रशिक्षण या एसएचजी बुक कीपर का प्रशिक्षण साल में 11 दिन का या 12 दिन का बारी बारी में बुक कीपर का चिन्हांकन करने में एसएचजी को सहायता करना, चिन्हांकन करने में एसएचजी चिन्हांकन करते हैं अपना बुक कीपर को, वो चिन्हांकन करने में सुझाव देना, और चिन्हांकन होने के बाद वो बुक कीपरों को गांव स्तर पर भी बुक कीपिंग एसएचजी बुक कीपिंग या पुस्तक संचालन के ऊपर प्रशिक्षण देना। और उसके ऊपर वो पुस्तक संचालन जो होता है वो उसको निगरानी करना कैसा कर रहे हैं, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट बोला जाता है उसको। बीच बीच में अगर देखते हुए अगर कोई सपोर्ट का जरूरत है तो पुस्तक संचालक को सपोर्ट करते हुए गांव स्तर पर सभी एसएचजी का पुस्तक संचालन सही से होने जैसा देखना, ठीक ठाक होना जैसा देखना, ये विवो सहायिका का दूसरा काम है। और समूह का प्रशिक्षण और जो सेकंड फेज का थर्ड फेज का प्रशिक्षण ये समूह को देना चाहिए, और एमसीपी जैसा प्रशिक्षण देना चाहिए। और समूह को एमसीपी बनाने में मदद करना। अगर बुक कीपर की सहायता लेते हुए फॉर्मेट्स बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी चीज़ के बारे में जहाँ जहाँ उन लोगों को डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर करते हुए सभी समूहों को एमसीपी बनाने में भी, यानी कि सूक्ष्म ऋण योजना बनाने में भी ये विवो सहायता करना जरूरी है। और गाँव में जो योग्य एसएचजी को बैंक खाता खोलने में मदद करना, और जितने भी सदस्य गांव में जो मेंबर्स है एसएचजी का, वो लोगों का बैंक खाता, जनधन योजना खाता खोलवाने में उन लोगों को जागरूकता लाना और उन लोगों से बैंक खाता खुलवाना, इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट बैंक अकाउंट भी खुलवाना है। और एसएचजी को बैंक लोन लेने में कोई दिक्कत हो रहा है, आपत्ति हो रहा है, तो बैंक लिंकेज कमेटी की सहायता से जो लोन दिलवाने में और स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्ट करना, नहीं तो बैंक मित्रा से जोड़ के बैंक मित्रा की सहायता लेके अपनी ग्राम संगठन की जो अंदर जितना एसएचजी है उतना एसएचजी को बैंक की सहायता या लोन लेना और लेन देन में प्रोसेस में, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में मदद करना भी इस सहायिका का काम होता है। और अलग अलग तरीके की रिपोर्ट, यानी कि एमपीआर,
जो हर एक एसएचजी अपना बैठक में एमपीआर तैयार करते हैं बुक कीपर के द्वारा, वो ग्राम संगठन की बैठक में एमपीआर लेके आते हैं, यानी कि मासिक प्रतिवेदन। वो लेके आए गए सारे मासिक प्रतिवेदनों को कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके, एकत्रित करके और कुछ विषय जोड़ के, जो जरूरी विषय है वो विषय जोड़ के ग्राम संगठन की एमपीआर यानी कि मासिक प्रतिवेदन तैयार करके हर माह जो तैयार करके जो ग्राम संगठन के अध्यक्ष या सचिव जी की हाथ में देना, और डीसीबी रिपोर्ट तैयार करके वो भी उसका हाथ में देना। जो भी सीएलएफ के दौरान पूछे गए जो फॉर्मेट्स फिलअप करके अध्यक्ष और सचिव की हाथ में देते हुए संकुल स्तरीय संगठन में भेजना, ये कार्यकर्ता का काम है। अलग अलग तरीके की जो फॉर्मेट्स जो जानकारी पूछते हैं परियोजना, कभी कभी वो पूरा जानकारी भी उपलब्ध कराना ये कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनता है। और दूसरी तरह की जो पशु सखी हो या स्वास्थ्य सखी हो या नहीं तो बीमा मित्रा हो या नहीं तो बैंक मित्रा हो, जो अलग अलग तरीके की कार्यकर्ता भविष्य में गांव में शायद आ सकते हैं, उन कार्यकर्ताओं को अपना अपना काम सही से करवाने में, अपने अपने काम की द्वारा सेवाएं सदस्यों तक मिलवाने में ये बहुत बढ़िया भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा ग्राम संगठन के ऊपर पकड़ रहता है। और ये सोशल मोबिलाइजेशन और सामाजिक समावेशन के बारे में इसको पता चलता है, कहाँ पे कौन सा घर में वरिष्ठ नागरिक है, क्या है, कौन सा घर में दिव्यांग लोग हैं, कहाँ पे खेती बाड़ी हो रहा है, बहुत ना विस्तृत जानकारी इस दीदी के हाथ में रहता है। इसीलिए अलग अलग जो कार्यकर्ता की अपना अपना भूमिका निभाने में ये दीदी काम करना चाहिए, ये भी एक जिम्मेदारी है। और दूसरी जिम्मेदारी है, हर बैठक में, हर ग्राम संगठन की बैठक में 10-15 मिनट पहले आना चाहिए और जो अध्यक्ष की हाथों से पुस्तक प्राप्त कराना। नहीं तो वहाँ पे अलमारा में है तो अलमारा का कीस तो दीदी के हाथ में नहीं रहता है, जो अध्यक्ष जी की हाथ में रहता है वो अलमारा खोल के पुस्तक प्राप्त करना अध्यक्ष जी से। और वो बैठक में एजेंडा सहित बैठक में बिंदु अपना प्रस्ताव पुस्तक में लिखना और सारे पुस्तक उसी दिन बैठक खत्म होते हुए उसी दिन पूरा प्रस्ताव बैठक में ही तैयार करना एजेंडा बिंदु सहित, और वो बैठक खत्म होने के बाद सबको पढ़ के सुनाना, सभी का हस्ताक्षर लेना और वहाँ पे जो लेन देन का व्यवहार होता है उसका वाउचर और रिसीट्स वो जिसको देना है उसको देना, और रिसीट एंड पेमेंट जो होता है प्राप्ति और भुगतान, आयु और व्यय जो पिछला माह का तैयार करके रखना और वो कोषाध्यक्ष को देना, कोषाध्यक्ष की सहायता करना जब जब कोई सवाल पूछते हैं तो अगर जवाब की ज़रूरत पड़ता है तो इसके द्वारा क्लैरिफिकेशन देना। और कैश बुक हो या साधारण खाताबाई हो, डिमांड डीसीबी हो, अलग अलग तरीके की प्रकार की जो पुस्तक है वो पुस्तक भी कंप्लीटली लिखना ये दीदी का जिम्मेदारी बनता है। बैठक में बैठक की पूर्व तैयारी, यानी कि आम सभा की बैठक 6 माह में एक बार होता है, उसका भी पूरा तैयारी में सहायता करना चाहिए। वो नोटिस तैयार करना, नोटिस भिजवाना, ये मतलब अलग अलग तरीके के काम, हर काम में ये दीदी सहायता करना चाहिए। और ये हर महीना जो ग्राम संगठन की बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट का रिकन्सिलेशन भी करना चाहिए। वो स्टेटमेंट अध्यक्ष या सचिव जी से लिखा के ये रिकन्सिलेशन भी करना चाहिए, तभी तो एक पारदर्शिता बनी रहता है। तो और इसके बाद इसका और भी जिम्मेदारी है, हर एक माह बैठक में 10-15 मिनट कोई सरकारी योजना के बारे में या सभी कार्यकारिणी समिति सदस्यों को बेहतर समझाना है, एक्सप्लेन करना है उन लोगों को। एक एक बैठक में एक एक जो बिंदु उन लोगों को समझा, एक एक सरकारी योजना के बारे में लोगों को बताना चाहिए। और सामाजिक कार्यक्रम जो होता है गांव में उसके लिए विस्तृत तैयारियां करने में और पंचायती की सहभागिता लेने में और सभी दीदी को एकत्रित करने में, मतलब अलग अलग तरीके की जो समाधान जैसा प्रोग्राम, जैसा नहीं तो सजुहार जैसा प्रोग्राम, अगर सामाजिक कार्यक्रम सो ऐसी मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसा प्रोग्राम,
ऐसी अलग अलग तरीके की प्रोग्राम में, टीकाकरण के प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्रामों में लोगों को जानकारी देना, उन लोगों को मोबिलाइज करना, उन लोगों को वो प्राप्त करने जैसा देखभाल करना, ये दीदी का जिम्मेदारी बनता है। ओवरऑल देखा जाए तो ग्राम संगठन की एक बढ़िया कोऑर्डिनेटर जैसा, मैनेजर जैसा, मतलब एक अच्छा सेवक जैसा काम करना ये दीदी का जिम्मेदारी है। ये ना करने का काम में देखा जाए तो कभी भी पैसे को छूना नहीं चाहिए। पैसे का लेन देन पूरा कोषाध्यक्ष और सचिव वो लोग देख लेते हैं कि खाली लिखने का काम करना, ये एक है, पैसे को छूना नहीं है। दूसरा, बैठक में कभी गैर हाजिर नहीं होना चाहिए, लेट हाजिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई इमरजेंसी आई तो अनुमति से ही जाना पड़ता है। और तीसरा, पुस्तक में कभी कहीं पे भी छेड़छाड़ नहीं करना। चौथा, पुस्तक लिखने में कहीं पे भी वाइटनर को इस्तेमाल नहीं करना। और फिफ्थ जो है, पुस्तक में जो आप लिखते हैं जो रेजोल्यूशन बुक में, वहाँ पे रेजोल्यूशन ख़त्म होने के तुरंत बाद सिग्नेचर लेना, रेजोल्यूशन लिखने के बाद जगह छोड़ के हस्ताक्षर नहीं लेना है। ऐसा बहुत सारे चीज़ों के बारे में। और बैठक में आप मतलब जो भी वो ये नहीं करने का कामों में देखा जाए तो कोई किसी समूह की पक्ष नहीं लेना चाहिए, ये समूह को रोल देना चाहिए करके नहीं करना चाहिए। और जो कोई चर्चा में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ईसी सदस्य नहीं हैं। अगर ईसी सदस्य बात कर रहे हैं तो आप बीच में बात नहीं करना। मतलब खाली लिखने का काम इनका है, तो कोई मैनेजमेंट वाले इश्यूज में पूरा निर्णय लेने का जिम्मेदारी ईसी का है। उन लोगों के ऊपर भी वो ये अपना विचारधारा तो अपना नहीं है, और किसी का बात को काटना नहीं है, ठीक है। सभी को एक अच्छी तरीका से की रेस्पेक्ट देना चाहिए। सभी को जो सहनशीलता से जो भी सवाल पूछते उसको सभी लोगों को समाधान देना चाहिए। ऐसा ये सब चीज़ जो है करने का, ना करने का। और ये ना करने का काम में और एक इम्पॉर्टेंट काम है, ग्राम संगठन की जो इंफॉर्मेशन है वो अध्यक्ष और सचिव की बिना जानकारी बाहर जाके इधर उधर ग्राम संगठन की जानकारी नहीं बताना चाहिए। ये सब करने का या ना करने का काम के बारे में हमने चर्चा किया है। और जितना प्रशिक्षण होता है परियोजना के दौरान और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के दौरान, वो प्रशिक्षण में जरूर दीदी जाते रहना है और अपना नॉलेज यानी कि ज्ञान और अपना कौशल को हमेशा ये बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है। और अन्य कार्यकर्ताओं से मिलके काम करते रहना चाहिए। और इसमें इसका समीक्षा कौन करेगा? फिर वीओए का समीक्षा हर माह ग्राम संगठन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में होता है। वहाँ पे ये दीदी जो वीओ सहायिका क्या करना है, अब एजेंडा बिंदु में जब अपना समीक्षा का नाम बात आता है तब खड़े होके समीक्षा की जो 2 पत्र तैयार करके, एक पत्र जो लिखे हैं जो अपनी वर्क डन रिपोर्ट, कार्य प्रगति रिपोर्ट जो है वो अध्यक्ष जी के हाथ में देना है। दूसरा पकड़ के दिनवार, डेट वार क्या क्या काम किए हैं सबके सामने खड़े होके सबको नमस्कार करके ये जो किए गए काम के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। तुरंत उसी वक्त जो जांच भी होता है, जो पदाधिकारी के दौरान किस समूह में गए हैं, क्या क्या काम किए, उसका जांच भी वहीं पे होता है। वैसा समीक्षा हो जाता है 10-15 मिनट इनका। और अगले महीना करने वाला काम के बारे में भी आप बताना चाहिए, भी वो ये बताना चाहिए। ये क्या है, पिछले महीने का जो किए गए काम की बात बताना है, समीक्षा लेना है, समीक्षा में खड़े होना है। और दूसरा अगले महीने, आने वाले महीने में क्या क्या करना चाहते हैं वो भी बताना है। और कुछ सुझाव मिलते हैं इसी के दौरान या पदाधिकारी के दौरान, वो नोट करना चाहिए। और ये समीक्षा में सब लोग इनका काम से सहमत हो गया तो तब क्या करते हैं, इसका मानदेय देने के लिए एक प्रस्ताव करते हैं। वो मानदेय पहले ही तय होता है, वो जैसा तय हो गया उसका हिसाब से वो समीक्षा के बाद अगर सब लोग सेटिस्फाई हो गया तो उसका मानदेय तुरंत वहाँ पे चेक के रूप में देते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ पे एक प्रस्ताव लिखते हैं। ऐसा ये कार्यकर्ता का ग्राम संगठन सहायिका का कामकाज होता रहता है। और ये 100%
उस ग्राम संगठन की द्वारा नियुक्ति किए गए कार्यकर्ता है, इसको कभी परियोजना की कार्यकर्ता जैसा मत सोचना चाहिए। ये कभी भी परियोजना का एम्प्लॉय नहीं सोचना चाहिए। ये हमेशा जितना आपका ग्राम संगठन बढ़ता है उतना आपका रोल बढ़ता है। जितना बढ़िया आपका ग्राम संगठन वृद्धि होता है शायद आपका तनख्वाह बढ़ सकता है, जितना सर्विसेज अगर आप बेहतर होता है तो इसीलिए आप ये कार्यकर्ता हमेशा ग्राम संगठन की ईसी की बात को सुनना है। ईसी को ही जवाबदार है, कोई बाहर के व्यक्ति को जवाबदार नहीं है। ये दिमाग में रख के काम करना पड़ता है, ठीक है। इसी लाइन पे बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम करना चाहिए। जो भी ग्राम संगठन के अंदर काम करते हैं वो सब लोग इसी तरह की उनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए, उसी तरह की उनका करने का काम ना करने का काम होता है। उसका समीक्षा भी ऐसा होना चाहिए, उसका मानदेय भी समीक्षा के बाद इसी के दौरान रिलीज होना चाहिए। बस शायद आपको समझ में आया होगा ग्राम संगठन की कार्यकर्ता सहायिका की कामकाज और उसका करने का काम ना करने का काम की बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।